So today we are going to discuss another important topic that is the hyperlipidemia. देखो जी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, चाहे ये वैसे ना ये हाइपरलिपिडीमिया वाला टॉपिक ना आपकी पैथोमा ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चले मैं तो पढ़ाऊंगा। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ना है ना या रिवाइज करना होगा तो पैथोमा की जो जनरल पैथोलॉजी वाला सेशन है ना वहां पर ये टॉपिक काफी अच्छा लिखा हुआ है, तो वहां से एक दफा ना जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। स्पेसिफिकली ये जो आगे हम पढ़ेंगे ना थीरोसाइक्लिरोसिस वगैरह, तो इसको आपने वहां से जरूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि जो टॉपिक आपने पैथोमा से करने वो मैं आपको शायद साथ साथ ही बताता रहूंगा। स्टार्ट करते हैं कि सर व्हाट इज द हाइपरलिपिडीमिया, क्या क्या इसके रीजंस होते हैं, और अगर किसी पेशेंट में लिपिड्स ज्यादा हो रहे हैं तो हमें उस पेशेंट का पता कैसे चलता है। और ये जो नीचे हाइपरलिपिडीमिया साइंस होते हैं ना इसमें यूवर्ड के अंदर एमसीक्यूज हैं, ठीक है जी। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ जो जो 3 से 4 टॉपिक्स है ना, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, उसके बाद जितने भी ये हाइपरलिपिडीमिया से रिलेटेड मैनिफेस्टेशंस होती हैं, चाहे वो हमारे पास एमआई है, चाहे वो स्कीमिक स्ट्रोक है, चाहे वो हमारे पास पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायबिटीज मेलाइटिस का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी एग्जाम होता है भाई, डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, एमआई हो गया, स्कीमिक स्ट्रोक हो गया, ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होगी, इन 5 टॉपिक में से एटलीस्ट क्वेश्चन आते ही आते होते हैं। क्योंकि आजकल जो हमारा मेन प्रॉब्लम है ना वो यही है कि भाईजान ओबेसिटी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्मोकिंग है, अल्कोहलिक इनटेक है, तंबाकू इनटेक है, और उन सब की वजह से क्या हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर ये हाइपरलिपिडीमिया, या जिसके लिए हम अगर एक और पैथोलॉजिकल वर्ड यूज करें तो डेट इज अ डिसलिपिडीमिया, ठीक है। तो पढ़ते हैं इसको हम और इसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो साथ से डिस्कस करते हैं। सर सबसे पहले हाइपरलिपिडीमिया का क्या मतलब है। हाइपरलिपिडीमिया का सर मतलब है इंक्रीज लिपिड्स अमाउंटिंग टू योर बॉडी, इंक्रीज increase lipids amount, increase lipids amount in the body। और अगर मैं स्पेसिफिक वर्ड यूज करूं तो मैं कहता हूं कि भाई अगर लिपिड्स की अमाउंट पहले ब्लड सर्कुलेशन में इंक्रीज होती है, पहले कहां पर इंक्रीज होती है, ब्लड सर्कुलेशन में इंक्रीज होती है, और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज लिपिड्स, और ब्लड सर्कुलेशन में इंक्रीज होने के बाद वो क्या करती है, जो लिपिड्स होते हैं वो हमारे पास बॉडी के डिफरेंट एरियाज के अंदर जाकर अकेमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर अकेमुलेट होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज लिपिड्स, ठीक है जी। दूसरी बात करते हैं कि सर ये जो आपने हाइपरलिपिडीमिया का लिखा है तो हमारे पास ऐसे कौन कौन से लिपिड्स होते हैं, मैं कुछ लिपिड्स के यहाँ पर नाम भी लिख देता हूँ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डेंजरस है जी कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज वेल एज इज वेरी डेंजरस फॉर्म ऑफ द लिपिड्स, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होते हैं लो डेंसिटी लिपिड्स, ठीक है जी। इसके बाद होते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपिड्स। इसके अलावा हमारे पास होते हैं टीजी, ट्राइग्लिसराइड्स। आपको पता है कि टीजी की ब्रेकडाउन करो तो ये दो चीजों का मतलब कि कम्बिनेशन होता है। इसके अंदर 3 फैटी एसिड्स होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपने याद रखनी है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते भी हैं। 3 फैटी एसिड्स एंड 1 ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर कोई पूछता है कि भाई हाँ ट्राइग्लिसराइड्स की बार बार बात कर रहे हो क्योंकि इससे रिलेटेड काफी सारी डिजीजेज भी हैं, तो टीजी के अंदर चीजें क्या क्या होती हैं, तो आपने बताना है सर इसके अंदर 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल इसके अंदर होता है, ठीक है जी। तो एलडीएल हो गया, वीएलडीएल हो गया, हमारे पास ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, ग्लिसरॉल हो गए, ये तो हमारे पास होते हैं बैड फैट्स, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ अच्छे लिपिड्स भी होते हैं जैसा कि HDL, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हाई डेंसिटी लिपिड। असल में इसको इसके अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है कि हमारे पास हम इसको गुड लिपिड्स कहते हैं। असल में इसका एक फंक्शन होता है, वो इसका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे पास पूरी पेरिफेरी से कोलेस्ट्रॉल को पकड़ता है या दूसरे लिपिड्स को पकड़ता है और आपके लीवर को देता है। और आपको पता है हमारे लीवर के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आपके कोलेस्ट्रॉल की ब्रेक डाउन करवा के वो लेट्स सपोज एनर्जी के लिए यूज कर लेता है, या हमारे पास जो डिफरेंट स्टेरॉइडल हार्मोन्स हैं या जो एंजाइम्स हैं उनकी सिंथेसिस के लिए कोलेस्ट्रॉल को वो यूज कर लेते हैं। तो एचडीएल का काम होता है कि ये पेरिफेरी से पकड़ के ना लिपिड्स को हमारे लिवर को देता है और लिवर उनको यूटिलाइज कर लेता है। एलडीएल को हम बैड लिपिड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपके लिवर से पकड़ता है, आपकी पेरिफेरीज के अंदर ले जाता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन में लिपिड्स को इंक्रीज कर देते हैं। और अगर ब्लड सर्कुलेशन में लिपिड्स इंक्रीज हो जाएंगे तो इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस एंड मे बी पेशेंट प्रेजेंट्स विद द सिम्पटम्स ऑफ एमआई, विद द सिम्पटम्स ऑफ पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, विद द सिम्पटम ऑफ द स्कीमिक स्ट्रोक। तो इसलिए हम इसको गुड लिपिड्स कहते हैं और ऊपर वाले जो हमारे पास लिपिड्स इनको हम बैड लिपिड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि सर हमारे पास अगर लिपिड्स ज्यादा हो रहे हैं तो इनका रीजन क्या होता है, व्हाट कैन बी द रीजन।
देयर इज इंक्रीज अमाउंट ऑफ द लिपिड्स इन द ब्लड सर्कुलेशन और इन द बॉडी। सबसे पहले तो जो मोस्ट कॉमन रीजन है वो क्या है सर, एक्सेस इनटेक ऑफ द लिपिड्स। ठीक है, क्योंकि अगर हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है, हाइपरलिपिडीमिया का क्या मतलब, हाइपर का मतलब ज्यादा, लिपिड का मतलब, लिपिड से इमिया का मतलब हम यूज करते हैं ब्लड के लिए, कि ब्लड के अंदर हमारे पास जो लिपिड्स हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सर लिपिड ज्यादा होने का रीजन क्या होता है। सबसे पहले तो भाई रीजन है एक्सेस इनटेक। क्या करेंगे, एक्सेस इनटेक, एक्सेस इनटेक ऑफ द लिपिड्स, कि अगर आप लिपिड्स का बहुत ज्यादा इनटेक करते हो तो उसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, हाइपर लिपिडीमिया हो सकता है। ठीक है, दूसरा हम कहते हैं सर डिक्रीज इनटेक, डिक्रीज इनटेक बाय लीवर। अगर आपका लीवर क्या करे, लिपिड्स का कम इनटेक करे तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर लिपिड्स की अमाउंट इंक्रीज हो सकती है। ठीक है जी। तीसरा रीजन क्या हो सकता है सर, तीसरा रीजन हमारे पास हो सकता है फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। मतलब ये हमारे पास जेनेटिक प्रॉब्लम है, फेमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। ये इससे रिलेटेड हम, इसकी चार टाइप्स होती हैं फेमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं या डिफरेंट जो आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है ना, उनकी डेफिशिएंसी होती है। उनकी डेफिशिएंसी होने की वजह से हम जो लिपिड्स होते हैं इनको यूटिलाइज नहीं कर पाते, या आपके सेल्स के अंदर नहीं जाते, या हमारे पास लीवर के अंदर नहीं जाते। ठीक है, एक इसका जो लिपिड्स के इंक्रीज होने का रीजन होता है वो कौन सा हो सकता है हमारे पास, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर किसी पेशेंट के अंदर थायराइड हार्मोन्स की अमाउंट कम है तो उस पेशेंट के अंदर भी हमारे पास जो लिपिड्स की अमाउंट है ना वो ब्लड सर्कुलेशन में इंक्रीज हो सकती है। आप में से कोई बता सकता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट के अंदर लिपिड्स की अमाउंट कैसे इंक्रीज हो सकती है? क्योंकि सर आपने तो बताया था कि हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट में हर चीज डिक्रीज होती है, देन हाउ इट्स पॉसिबल दैट अ पेशेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेजेंट्स विद द सिम्टम्स ऑफ हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया? जी, एनी ब्रिलियंट स्टूडेंट। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर लिपिड्स की अमाउंट ब्लड सर्कुलेशन में कैसे इंक्रीज हो सकती है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया कैसे हो सकता है जी? यहाँ एलडीएल स्पेसिफिकली इसमें इंक्रीज होता है, तो एलडीएल कैसे इंक्रीज हो सकता है? सर जो T3 है वो ऊपर जाके लगता है, वो लगता नहीं है क्योंकि कम होता है ना, इस वजह हम्म। से वो बैड कोलेस्ट्रॉल को अंदर धकेल नहीं पाता और गुड कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में लेके आ नहीं पाता इस वजह से। जैसा कि हमारे डॉक्टर ने अपना ब्रिलियंट नॉलेज हमारे साथ शेयर किया है, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि जो आपका ये लीवर है जो कि बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं बना, लेट मी ड्रॉ। सर लीवर के ऊपर होते हैं हमारे पास रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर्स होते हैं सर लीवर के ऊपर? एलडीएल रिसेप्टर्स, एलडीएल रिसेप्टर्स। और इन एलडीएल रिसेप्टर्स को आपके पास एक्टिवेट करता है, कौन एक्टिवेट करता है सर? T3 एंड T4। T3 एंड T4 इसको एक्टिवेट करते थे और ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन से एलडीएल को पकड़ के कहां पर लेके जाता है, लिपिड लीवर के अंदर। और लीवर आपको पता है जो लिपिड्स हैं इनको डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के अंदर यूटिलाइज कर लेते हैं। अब इस पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम ये है, इस पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि हाइपोथायरॉयडिज्म है, T3 और T4 की डेफिशिएंसी। जब T3 और T4 की डेफिशिएंसी होगी तो आपका ये जो एलडीएल रिसेप्टर है ये एक्टिवेट नहीं होगा। अगर एलडीएल रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा तो हमारे पास जो ब्लड सर्कुलेशन में एलडीएल है वो आपके लीवर के अंदर नहीं जाएगा। जब एल जो हमारे पास लीवर के सॉरी ब्लड सर्कुलेशन में लिपिड्स हैं अगर वो लीवर के अंदर नहीं जाएंगे तो ब्लड सर्कुलेशन में उनकी अमाउंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बच्चों आपने यहाँ पर याद रखना है। ये आई थिंक वो कुछ दिन पहले मुझे एक रिपोर्ट्स भी किसी ने सेंड की थी, उस पेशेंट का मतलब बीएमआई भी ठीक थी, सारा उसका प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब हम उसके फैट्स देख रहे थे ना तो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज आ रहे थे। मतलब मैडम मैं भी आपका माइक ऑन है, मतलब कि उसके जो एलडीएल की अमाउंट थी, जो उसके ट्राइग्लिसराइड्स की अमाउंट थी ना वो इंक्रीज आ रही थी। और मैं बड़ा परेशान था, मतलब उसकी पेशेंट ओबेस भी नहीं है कोई, इस तरह उसकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी नहीं है, लेकिन स्टिल जो उसके फैट्स वो इंक्रीज आ रहे हैं। तो बाद में जब उसके T3 T4 का हमने लेवल चेक करवाया तो पेशेंट का कम था, इस वजह से उस पेशेंट के अंदर हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया या हाइपरलिपिडीमिया वगैरह की साइंस आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि सर अब आपने बता तो दिया कि पेशेंट के अंदर ना लिपिड्स की अमाउंट इंक्रीज हो सकती है, तो हमें कैसे पता चल सकता है कि यार इस पेशेंट की बॉडी के अंदर जो लिपिड्स की अमाउंट है ना वो इंक्रीज है? क्या इसके कोई साइंस भी होते हैं? तो द आंसर इज यस, देयर आर अ लॉट ऑफ साइंस दैट कैन टेल्स यू अबाउट द हाइपरलिपिडीमिया कंडीशन ऑफ दैट पेशेंट। ठीक है, तो उसमें से जो कुछ साइंस हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं।
देखो बच्चों, सबसे पहले तो अगर लिपिड्स की जो अमाउंट है वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर इंक्रीज है, तो वो क्या करेंगे सर, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर दे स्टार्टेड टू अकेमुलेट। क्या होगा सबसे पहले सर, अगर लिपिड्स की अमाउंट इंक्रीज है तो ये लिपिड्स क्या कर सकते हैं सर, डिपॉजिट हो सकते हैं। कहां पर डिपॉजिट हो सकते हैं सर, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स। लिपिड्स डिपॉजिट इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। ये बॉडी के जब डिफरेंट पार्ट्स के अंदर या टिश्यूज के अंदर अकेमुलेट होंगे तो उसकी वजह से फिर हमें हाइपरलिपिडीमिया साइंस नजर आएंगे। ठीक है, जिसके अंदर जो सबसे पहला साइन होता है इसको हम कहते हैं जिनथोमास फॉर्मेशन। पहला साइन सर क्या है, जिनथोमास फॉर्मेशन। अब देखें जी, जिनथोमा फॉर्मेशन क्या होती है। हमारे जो कोई भी हम ले लेते हैं, लेट्स सपोज हम ये स्किन ले लेते हैं, यहाँ पर स्किन है, और स्किन के अंदर आपको पता है बॉडी की तकरीबन हर पार्ट, हर टिश्यू, हर ऑर्गन के अंदर हमारे पास मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। और जो स्किन के अंदर मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं हम इनको क्या कहते हैं सर, हिस्टियोसाइट्स। क्या कहा जाता है इनको, हिस्टियोसाइट्स। अब जब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर लिपिड्स ज्यादा होते हैं ना, तो ये जो हिस्टियोसाइट्स होते हैं, लेट्स सपोज यहाँ पर हम एक हिस्टियोसाइट ड्रॉ भी कर लेते हैं। लेट्स, दिस इज अ ब्यूटीफुल मैक्रोफेज और हिस्टियोसाइट। अब ये हिस्टियोसाइट क्या करेगा, इट स्टार्टेड टू इनगल्फ लिपिड्स। तो ये लिपिड्स को क्या करना शुरू कर देगा, इनगल्फ करना शुरू कर देगा। ये अपने अपने अंदर इनको डिपॉजिट करना शुरू कर देगा। जब ये हमारे पास जो स्किन की एपिडर्मस लेयर के अंदर ये जो हिस्टियोसाइट सेल्स पाए जा रहे हैं, दे स्टार्टेड टू अकेमुलेट, दे स्टार्टेड टू डिपॉजिट लिपिड्स इनटू इट्स लेयर्स। तो हमारे पास जो मल्टीपल सेल्स हैं, जब उन मल्टीपल सेल्स के अंदर ये लिपिड्स डिपॉजिट होंगे, देन यू कैन सी द symptoms of the xanthomas। ठीक है, तो xanthoma क्या है सर, accumulation of the lipids with the help of the macrophagy cells। तो ये हमारे पास अगर स्किन के अंदर डिपॉजिट है तो आपको इस तरह के जो जिंथोमास है ये नजर आएंगे। अगर ये आपके पास आइज के ऊपर है तो ये हमारे पास आपको इस तरह के जिंथोमास येलोइश कलर के नजर आते हैं, क्योंकि आपको पता है जो ज्यादातर फैट्स होते हैं वो येलो इन कलर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको येलोइश कलर के अंदर नजर आते हैं। दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ द हाइपरलिपिडीमिया, कि अगर आपको स्किन के ऊपर जिंथोमास नजर आते हैं ना, तो इसका मतलब हो सकता है कि इस पेशेंट के अंदर जो लिपिड्स की अमाउंट है वो इंक्रीज हो सकती है। और उसका रीजन क्या हो सकता है, देखिए अगर उसकी बीएमआई वगैरह नॉर्मल तो स्टिल पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी है फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, उसके अंदर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है ना उसकी डेफिशिएंसी होती है उस पेशेंट के अंदर। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास साइन आ सकता है वो हमारे पास ये जो डिफरेंट टेंडेंस होते हैं ना, अब देखो यहाँ पर ये टेंडन, अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टेंडन होता है वो हमारे पास एक्िलीज टेंडन होता है। तो वहां पर ये जो आपके पास लिपिड्स हैं ये डिपॉजिट हो जाते हैं। सबसे पहले मैंने कहा स्किन के ऊपर, और जो आपके पास आई के ऊपर स्किन है उसके ऊपर भी ये आपके जो लिपिड्स हैं ये डिपॉजिट हो सकते हैं, और आपको पता चल सकता है कि यार इस पेशेंट की बॉडी के अंदर लिपिड्स की अमाउंट इंक्रीज हो सकती है। ठीक है जी, और ये जो आपके पास आई के ऊपर जिंथोमास बनते हैं इनको हम कहते हैं जिंथोलेस्मा। क्या कहा जाता है इनको, जिंथोलेस्मा। जो ये आई के ऊपर अगर लिपिड्स डिपॉजिट हो जाए। ठीक है, इसके अलावा मैंने कहा कि हमारे जो लिपिड्स हैं दे कैन आल्सो डिपॉजिट इन द डिफरेंट टेंडेंस इनटू द डिफरेंट एक्सटेंसर मसल्स इवन दो। ठीक है जी, तो अगर हमारे पास सर कौन सा ऐसा टेंडन है जहां पर ज्यादातर लिपिड्स डिपॉजिट होते हैं, वो है आपका एक्िलीज टेंडन। कौन सा सर, जो नीचे एक्िलीज रिफ्लेक्स भी जो बनाता है ना, एक्िलीज टेंडन जो आपके पाँव की साइड की तरफ होता है, तो वहां पर ज्यादातर देखा गया है कि उस एक्िलीज टेंडन के अंदर जो फैट्स है ना इनकी डेपोजिशन होती है। जैसे ये यहाँ पर भी ये एक्सटेंसर आई थिंक ये टेंडन बना हुआ है, तो अगर आप इसके ऊपर भी नोटिस करोगे तो आपको ये फैट्स की या लिपिड्स की अकेमुलेशन नजर आएगी। ठीक है, तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट आपने साइट याद रखनी जहां पर लिपिड्स की अकेमुलेशन हो सकती है, पहली कौन सी थी सर, सिंपली स्किन के किसी पार्ट के अंदर भी हो सकती है। दूसरी कहां पर सर, अगर स्किन के जो हमारे पास आई है और आई का जो ऊपर अपर लिड है वहां पर अगर ये डिपॉजिट हो जाए तो उसके लिए हम जिंथोलेस्मा का वर्ड यूज करते हैं। और अगर ये चूंकि हमारे पास टेंडन के अंदर भी डिपॉजिट होते हैं, जो मोस्टली जिस टेंडन को इन्वॉल्व करते हैं वो आपका एक्िलीज टेंडन होता है। ठीक है जी, और वो हमारे पास जहाँ पे फिट की बैक साइड की तरफ होता है। चौथे नंबर पर आते हैं कि सर इवन दो ये जो आपके पास लिपिड्स हैं दे स्टार्टेड टू डिपॉजिट इनटू योर आई और इनटू योर कॉर्नियल पार्ट ऑफ योर आई। ठीक है, अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो ये जो आपको एल्डर पेशेंट्स के अंदर जो नजर आता है ना, ये एल्डर पेशेंट्स के अंदर हमें ज्यादातर जो कॉर्नियल पार्ट होता है ना आई का, वहां पर लिपिड्स की अकेमुलेशन नजर आती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्नियल ऑर्कस।
यहाँ पर कॉर्नियल, कॉर्नियल जिंथोमा, चलिए हम वर्ड सिंपली यूज कर लेते हैं, कॉर्नियल जिंथोमा। तो ये कुछ साइंस होते हैं जो आपको जिन पेशेंट्स के अंदर हाइपरलिपिडीमिया होता है आपको नजर आ जाते हैं, मतलब उनकी स्किन के ऊपर लिपिड्स डिपॉजिट हो सकते हैं जिनको हम जिंथोमास कहते हैं, उनके जो टेंडेंट्स हैं वहां पर डिपॉजिट हो सकते हैं, इवन दो जो आपकी आई का सबसे आउटर पार्ट है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं वहां पर ये लिपिड डिपॉजिट हो सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्नियल जिंथोमा। ठीक है जी, तो ये कुछ आपने इसके साइंस को जरूर याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं जी, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास पार्ट है दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। आपकी बुक में आई थिंक सिर्फ उसके साइंस लिखे हुए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लिपिड्स की फॉर्म कौन सी होती है और वो लिपिड्स कैसे बॉडी में इंक्रीज कैसे हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि सर जब ये लिपिड्स हमारे पास ब्लड सर्कुलेशन के या ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं तो वहां पर ये क्या मैनिफेस्टेशंस काज कर सकते हैं। ठीक है, जो ये मैनिफेस्टेशन काज कर सकते हैं दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे कैसे डेवलप होती है, क्या क्या इसके रीजंस हो सकते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चूंकि हम वर्ड की ब्रेकडाउन करते हैं तो ये जो हमारे पास वर्ड है एथेरोस्क्लेरोसिस, इसका मतलब क्या होता है। सर एथीरो, क्लास हो रही है, काइंडली मैसेज देखिए। जी जी, तो यहाँ पर जो हमारे पास, एक मिनट में मैसेज देख लूँ आपका सर। लिखा हुआ है यार, ये मेरे ख्याल में दूसरे चैप्टर या तीसरे चैप्टर के अंदर ये लिखा हुआ है जहां पर इन्फ्लामेशन वगैरह लिखी हुई है ना, इन्फ्लामेटरी वाला आई थिंक सेकंड टॉपिक है, तो वहां पर ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो मैं अभी पढ़ाने लगा हूं ना ये वहां पर लिखा हुआ है। वो जो लिपिड्स वाला है वो सर लिपिड्स वाला वहां पर नहीं है, ये एथेरोस्क्लेरोसिस वाला लिखा हुआ है, या ये ब्लड वेसल्स वाला सर जो चैप्टर है। जी जी, ये वहां से करना है या ये फर्स्ट एड से करना है, ये थीरोसेक्लेरोसिस? एथेरोस्क्लेरोसिस मैं आपको कहूंगा फर्स्ट उसमें पैथोमा से करना, आप वहां पर ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, समझ। ओके सर। गुड हो गया। नेक्स्ट आते हैं कि सर जो हमारे पास जो टॉपिक होगा ना वहां पर आई थिंक वो आर्टियोसेक्लोसिस के नाम से वो टॉपिक है, तो या वो ब्लड वेसल वाले चैप्टर के अंदर है या वो आई थिंक दूसरे या तीसरे चैप्टर के अंदर होगा, वो देख लीजिएगा। एथेरोस्क्लेरोसिस का सर मतलब क्या होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है, एथीरो का मतलब होता है एथीरोमा। एथीरो का क्या मतलब होता है सर, एथीरोमा। अब सर आप कहेंगे सर एथीरोमा का क्या मतलब होता है, एथीरोमा का मतलब होता है प्लेक, प्लेक फॉर्मेशन। ठीक है जी, और अभी हम उस प्लेक की फॉर्मेशन यहाँ पर देखते हैं। सेक्लिरोसिस का वर्ड मैंने आपको कई दफा बताया हुआ कि जहां पर भी सेक्लिरोसिस या फाइब्रोसिस का वर्ड आता है इसका मतलब होती है थिकनेस। इसका क्या मतलब होता है सर, थिकनेस। तो अगर हम इसकी फुल ब्रेकडाउन को देखूं तो सर एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब है द फॉर्मेशन, जी जी गुड हो गया, द फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्लेक्स इन द blood vessels that can cause thickness, that can cause a thickness and as well as obstruction in the blood vessels, obstruction in the blood vessels। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाईजान इसकी डेफिनेशन को आपने देखना है कि सर एथेरोस्क्लेरोसिस होती है कि हमारे पास प्लेक की फॉर्मेशन होती है ब्लड वेसल्स के अंदर, और जब प्लेक की फॉर्मेशन होती है तो उसकी वजह से दो मैनिफेस्टेशंस आती हैं, एक कि उस ब्लड वेसल्स की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, दूसरा ये कि उस ब्लड वेसल के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ये दो चीजें आप यहाँ पर स्पेसिफिकली याद रखनी, मैं इनको हाईलाइट भी कर देता हूँ फिर से। एक तो हमारे पास उस ब्लड वेसल की थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, और दूसरा वो थिकनेस ये सेक्लिरोसिस, मतलब यहाँ पर भी तो हम बात कर रहे हैं कि सर उसकी थिकनेस या हार्डनेस इंक्रीज हो रही है, और दूसरा आपके प्लेक फॉर्मेशन की वजह से वहां पर क्या हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। ठीक है, प्लेक की फॉर्मेशन कैसे होती है ये भी हम यहाँ पर बात को डिस्कस करते हैं। देखिए ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस वाली टर्म्स है ना, ये दो तीन डिफरेंट टर्म्स हैं, तो आपने उनको ना थोड़ा सा ध्यान से देखना है। जिसके अंदर एथीरो का वर्ड लिखा होगा ना तो वो हमारे लिए ज्यादा डेंजरस कंडीशन है, एथेरोस्क्लेरोसिस। फिर इसी तरह एक होती है आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस, और वो जो आर्ट्रियोलोस्क्लेरोसिस होती है उसका मतलब होता है कि जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है ना, जब उनके अंदर प्लेक्स या ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो उसके लिए हम आर्टियोलोस्क्लेरोसिस का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के लिए हम जनरल टर्म यूज करते हैं वो होती है आर्टियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो वो अपनी परेशान नहीं होना,
जो ज्यादातर पूछा जाता है वो अथीरोस्क्लेरोसिस से पूछा जाता है, और जो ज्यादातर डिजीज जैसे एमआई हो गया, स्कीमिक स्ट्रोक हो गया, क्लॉडिकेशन या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होगी, स्कीम या मेजेंटेरिक स्कीमिया हो गया, वो सारा हमारे पास ज्यादातर नहीं एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है, जिसके अंदर हमारे पास प्लेक की फॉर्मेशन हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि सर हमारे पास ये जो एथीरोस्क्लेरोसिस हो रही है, ये एथीरोस्क्लेरोसिस कौन कौन सी ब्लड वेसल्स के अंदर होती है? क्योंकि हमें पता है प्लेक की फॉर्मेशन हो रही है ना ब्लड वेसल्स के अंदर, तो हमें उन ब्लड वेसल्स का पता भी होना चाहिए कि ज्यादातर कौन सी ब्लड वेसल्स के अंदर एथीरोस्क्लेरोसिस होती है। तो यहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं लोकेशन ऑफ एथीरोस्क्लेरोसिस। वैसे इन्वॉल्व तो तकरीबन तमाम ब्लड वेसल्स, जो लार्ज ब्लड वेसल्स हैं या ब्लड आर्टरीज हैं, ये तमाम के अंदर एथीरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, लेकिन ज्यादातर किन ब्लड वेसल्स के अंदर होती है, ये चीज आपने यहाँ पर याद रखनी है। देखें जी, जो मोस्ट कॉमनली ब्लड वेसल आपकी इन्वॉल्व होती है, दैट इज द एब्डोमिनल अयोर्टा। कौन सी ब्लड वेसल है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि एथीरोस्क्लेरोसिस ज्यादातर जो लार्ज और मीडियम साइज की ब्लड वेसल्स होती है ना, वहां पर प्लेक की फॉर्मेशन होती है। तो जो मोस्ट कॉमनली आपकी ब्लड वेसल इन्वॉल्व होती है वो है एब्डोमिनल अयोर्टा। दूसरे नंबर पर जो होती है वो आपकी होती है कोरोनरी आर्टरी। ओ माय गॉड, कोरोनरी आर्टरी जो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है ना, ब्लड वेसल्स, उनके अंदर देखो सेकंड मोस्ट कॉमन ब्लड वेसल वो आ रही है। और तीसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर पोप्लिटियल आर्टरी है। और हमारे पास क्या इसको कहते हैं, जो ब्रेन वाली ब्लड वेसल्स हैं, कैरोटिड आर्टरीज होती हैं। एक हमारे पास आ गई पोप्लिटियल आर्टरी, ठीक है, जो लोअर लेग्स वाले एरिया को ब्लड सप्लाई करती है। और जो चौथे नंबर पर आती है वो है कैरोटिड आर्टरीज, कैरोटिड आर्टरीज। और इन चारों ब्लड वेसल्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमें पेशेंट्स के अंदर डिफरेंट टाइप की डिजीजेस नजर आती है। देखो, एब्डोमिनल अयोटा है, तो अगर एब्डोमिनल अयोटा के अंदर एथीरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी तो हमारे पास जो लोअर पार्ट है बॉडी का उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपको फीमोरल पल्स डिले मिलेगा, जिसकी वजह से आपको लोअर ब्लड जो लोअर लिम्स हैं उसकी जो डेवलपमेंट है वो आपको प्रॉपर नहीं मिलती। ये शायद हमने कल भी बात एक आर्किटेक्चर ऑफ अयोटा वाले टॉपिक के अंदर भी ये बात की थी। लेकिन अगर एब्डोमिनल अयोटा के अंदर सीवियर एथीरोस्क्लेरोसिस या एक बड़ा सारा प्लेक बन जाता है ना, तो उसकी वजह से हमारे पास जो लोअर लिम्स की ब्लड सप्लाई है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर जी कोरोनरी आर्टरी। आप सबको पता है कि अगर भाई कोरोनरी आर्टरीज के अंदर एथीरोस्क्लेरोसिस होती है तो पेशेंट कैसे आएगा? स्टेबल एंजिना के साथ, अनस्टेबल एंजिना के साथ पेशेंट हमारे पास स्टेमी, नॉन स्टेमी इन सिम्टम के साथ प्रेजेंट करता है। दोज आर ऑल कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, तीसरे नंबर पोप्लिटियल आर्टरी। तो पोप्लिटियल आर्टरी भाई जान हमारे पास जो लोअर लिम्स है उसकी एरिया, जो अगर राइट साइड की पोप्लिटियल आर्टरी है तो राइट साइड को ब्लड सप्लाई उससे नीचे नहीं मिलेगी जहां पर ना ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, इसको हम कहेंगे ग्लोबल इस्कीमिया, आपके ब्रेन को हो जाएगा। मतलब जो कैरोटिड मेन आर्टरी यहाँ पर, क्योंकि इसने ऊपर जाके अभी ब्रांचेस भी तो देनी है, एंटीरियर कैरोटिड या मिडल मेनिंजियल मिडल सेरिब्रल आर्टरी है, जहाँ हमारे पास जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, अभी वो वाली ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन होनी होती है। तो उससे पहले अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो उन तमाम ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, जिसको हम कह सकते हैं कि उस पेशेंट में ग्लोबल इस्कीमिया हो सकता है ब्रेन का। ठीक है, तो ये कुछ आपने ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व करनी है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्वेश्चन करेंगे कि सर आप उस दिन बता रहे थे कि कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ज्यादातर एथीरोस्क्लेरोसिस होती है, क्योंकि हम देखते हैं ना कि भाई जो मोस्ट कॉमनली ऑब्स्ट्रक्शन होती है वो कोरोनरी आर्टरीज, जहाँ मोस्ट कॉमनली जो पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है वो एमआई के पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। हमने बहुत कम पेशेंट देखे होंगे कि उनकी एब्डोमिनल अयोर्टा के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हुई हो या उनकी लोअर लिम्स की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होगी। लेकिन सर आप यहाँ पर कह रहे हैं एब्डोमिनल अयोर्टा मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व है, तो फिर एमआई के पेशेंट ज्यादा क्यों होते हैं? हमारे पास तो ज्यादा पेशेंट होने चाहिए कि जिनकी लोअर लिम्स की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होनी चाहिए, वो हमारे पास ज्यादा आनी चाहिए। देखो बच्चों, इट डिपेंड्स अपॉन द ल्यूमन ऑफ ब्लड वेसल। जैसे मैंने आपको उस दिन भी ये चीज एक्सप्लेन की थी कि जो एब्डोमिनल अयोर्टा है भाई, इसका ल्यूमन बहुत बड़ा है, ये एक ग्रेट ब्लड वेसल है। अगर उसके अंदर प्लेक फॉर्मेशन हो रही है तो स्टिल उसमें से ब्लड पास हो रहा है। लेकिन जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है, कोरोनरी आर्टरीज का ल्यूमन ही बहुत छोटा है, ये तो बेचारी छोटी छोटी ब्लड वेसल है। हाँ, उनके अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी तो आपके पास वो उससे आगे वाला पूरा एरिया क्या हो जाता है, अफेक्टेड हो जाता है। एब्डोमिनल अयोर्टा लार्ज ब्लड वेसल है तो प्लेक बन भी जाएगा तो स्टिल देयर इज कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्लड सप्लाई। लेकिन अगर कोरोनरी आर्टरी चूंकि छोटी ब्लड वेसल है, उनका ल्यूमन भी कम होता है, तो वहां पर अगर ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो कंप्लीट ब्लड सप्लाई हमारे पास कंप्रोमाइज हो सकती है टू द रिस्पेक्टेड एरिया ऑफ योर हार्ट। ठीक, तो कुछ बातें यहाँ पर आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं कि सर एथीरोस्क्लेरोसिस के बारे में कुछ रिस्क फैक्टर्स भी बता दें कि ये जो एथीरोस्क्लेरोसिस हो रही है ये कौन से पेशेंट के अंदर ज्यादा होती है। कुछ जाहिर बात है इसके रिस्क फैक्टर ही होने चाहिए, क्योंकि मैं आपको क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के अंदर भी यही बात अक्सर बताता हूँ
कि आपने रिस्क फैक्टर्स को जरा ध्यान से देखना होगा, क्योंकि जो मोस्टली डिजीजेज हैं अगर हम उनके रिस्क फैक्टर्स को ही ठीक कर देंगे तो वो डिजीज हमारे पास आगे डेवलप ही नहीं होगी। हम क्या करते हैं जी, रिस्क फैक्टर को ठीक नहीं करते और डायरेक्टली हम मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं, जिनका अगर आप रिस्क फैक्टर ठीक ना करोगे, मेडिकल ट्रीटमेंट भी दे लो तो भाई जान रिकरेंट डिजीज हो जाएगी, दोबारा फिर वो डिजीज उन पेशेंट्स के अंदर डेवलप कर देगी। देखिए लेट्स सपोज मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो और हमें पता है स्मोकिंग की वजह से पैंक्रियाटाइटिस या पैंक्रियाटिक कैंसर होता है, टेस्टिकुलर कैंसर होता है, एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म होती है, लंग का कार्सिनोमा बनता है, उसके बाद हमारे पास पेशेंट को हाइपरटेंशन स्मोकिंग की वजह से होती है, इसके बाद अथीरोस्क्लेरोसिस भी स्मोकिंग की वजह से होती है। तो अब मैं पेशेंट को मतलब स्मोकिंग की वजह से अथीरोस्क्लेरोसिस हो रही है, मैं अब उसकी अथीरोस्क्लेरोसिस को खत्म करवाने के लिए मैं लेट्स सपोज उस पेशेंट को एंटीकोगुलेंट्स दे रहा हूँ या मैं वैसोडाइलेटर्स दे रहा हूँ, मैं उसको ब्लड सप्लाई तो दे रहा हूँ, वो सॉरी जो मेडिकल ट्रीटमेंट मैं वो तो दे रहा हूँ, लेकिन मैं उसका रिस्क फैक्टर अगर कम नहीं करूंगा तो ये आपका अथीरोस्क्लेरोसिस ठीक नहीं होगा उस पेशेंट में, क्योंकि आप रिस्क फैक्टर को ठीक नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन अगर मैं रिस्क फैक्टर उस बंदे को कहता हूँ भाई स्मोकिंग छोड़ दो काइंडली, ये स्मोकिंग की वजह से आपको अथीरोस्क्लेरोसिस हो रही है, और साथ में इसको वैसोडाइलेटर्स के ऊपर डाल देता हूँ, ठीक है, या एंटीकोगुलेंट्स के ऊपर डाल देता हूँ या एंटी लिपिड्स के ऊपर डाल देता हूँ, तो पेशेंट हमारे पास फिर ज्यादा रिस्पॉन्स शो करेगा, ठीक है, क्योंकि आपने उसका जो मेन काज था, जो मेन रिस्क फैक्टर था वो आपने उसका विड्रॉ करवा दिया, ठीक है। तो इसलिए रिस्क फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने हर डिजीज के अंदर रिस्क फैक्टर को याद रखना है। और जो आपका यूएसएमएलई के एग्जाम है ना, यूएसएमएलई एग्जाम के अंदर एक पूरा पोर्शन आता है, 8 से 10 एमसीक्यूज हैं, वो रिस्क फैक्टर ही पूछते हैं, तो इसलिए रिस्क फैक्टर्स की एक पूरी सेपरेट इसकी पीडीएफ भी बनी हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो आपने तमाम जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं वो रिस्क फैक्टर आपने याद कर लेने। डायबिटीज का क्या क्या रिस्क फैक्टर है, इस्केमिक स्ट्रोक का क्या रिस्क फैक्टर है, हाइपरटेंशन का क्या रिस्क फैक्टर है, वो रिस्क फैक्टर की पूरी पीडीएफ है, वो आपने याद करनी है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको रिस्क फैक्टर्स के ऊपर इतना ज्यादा यहाँ पर ना एम्फेसाइज करता हूँ। सर अथीरोस्क्लेरोसिस के अंदर वी हैव टू टाइप्स ऑफ द रिस्क फैक्टर्स, वी हैव टू टाइप्स ऑफ रिस्क फैक्टर। पहले हमारे पास ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स, जिनको आप चेंज कर सकते हो, ऐसे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड वी हैव द नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स, नॉन मॉडि नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि सर जो मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं, वो कौन से मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम चेंज करके पेशेंट की जो अथीरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले है जी स्मोकिंग, क्योंकि आपको पता है स्मोकिंग को तो हम चेंज कर सकते हैं ना, स्मोकिंग तो हम पेशेंट को छुड़वा सकते हैं, तो पहला जो मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर होता है वो हमारे पास क्या है, स्मोकिंग होता है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास रिस्क फैक्टर है जो अथीरोस्क्लेरोसिस करवाता है वो है डायबिटीज मेलिटस। ये मैंने आपको उस दिन डायबिटीज मेलिटस वाले टॉपिक के अंदर भी पढ़ाया था कि अगर आपके पास ग्लूकोज इंक्रीज हो रही है तो हमारे पास प्लेक की फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाती है। इवन तो मैंने साथ आपको ये भी बताया था कि जो डायबिटीज मेलिटस के पेशेंट होते हैं मोस्ट कॉमनली इनका काज ऑफ डेथ क्या होता है, इनका मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ होता है बच्चे एमआई, मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन पेशेंट डायबिटीज मेलिटस इज एमआई। और एमआई किस वजह से हो रहा है सर, एमआई एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह अगर आप पेशेंट को, हमारे पास डायबिटीज मेलिटस का पेशेंट है तो आप उसका ग्लाइसेमिक कंट्रोल रखो, अगर ग्लाइसेमिक कंट्रोल रखोगे तो उस पेशेंट के अंदर एथीरोस्क्लेरोसिस डेवलप नहीं होगी, पेशेंट को जी जी, तो पेशेंट को क्या हो जाता है हमारे पास है वो एमआई से प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। लास्ट पे नेक्स्ट आते हैं सर, और क्या रिस्क फैक्टर सर, डिसलिपिडीमिया, कि अगर हमारे पास लिपिड्स की अमाउंट इंक्रीज है, वीएलडीएल अमाउंट इंक्रीज है, तो इस वजह से क्या हो सकता है पेशेंट के अंदर अथीरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, ठीक है जी। और देखें डिसलिपिडीमिया को हम ठीक कर सकते हैं, लेट्स सपोज हम पेशेंट को एक्सरसाइज का कहते हैं, हम पेशेंट को डाइट प्लान उसका चेंज करवाते हैं, इवन तो हम पेशेंट को लिपिड लोरिन ड्रग्स के ऊपर डालते हैं, तो हम अगर डिसलिपिडीमिया को ठीक करेंगे तो उस पेशेंट की जो अथीरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम है वो हमारे पास हल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट सर जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज अ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के अंदर बच्चों अथीरोस्क्लेरोसिस का रिस्क इंक्रीज होता है। कोई मुझे बता सकता है सर हाइपरटेंशन मतलब कैसे, इधर प्लेक की फॉर्मेशन हो रही है, आप कह रहे हैं कि हाइपरथीरोस्क्लेरोसिस, तो ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है। चलें ऊपर हमें स्मोकिंग का समझ आता है, हमें डायबिटीज मेलिटस का समझ आता है, हमें डिसलिपिडीमिया का समझ आता है कि उसमें फैट डिपॉजिट हो रहे हैं, उसमें ग्लूकोज डिपॉजिट हो रही है, या हाइपरटेंशन मतलब प्रेशर के ज्यादा इंक्रीज की फॉर्मेशन कैसे हो सकती है। हाँ जी, एनी ब्रिलियंट स्टूडेंट, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्शन,
ब्रदर ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन की वजह से, जी ब्लड वेसल की कंस्ट्रिक्शन की वजह से हाइपरटेंशन होती है, हाइपरटेंशन की वजह से कंस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं होगी। जैसा कि डॉक्टर आबिद और डॉक्टर फैज ने बताया कि सर यहाँ पर एंडोथीलियल डैमेज होता है, यहाँ पर आपकी जो ब्लड वेसल सबसे एंटीरियर लेयर कौन सी है, ट्यूनिका एंटीमा, और ट्यूनिका एंटीमा के अंदर क्या होता है सर, प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से जो एंडोथीलियल सेल्स हैं वो आपके डैमेज हो जाते हैं। और जब एंडोथीलियल सेल्स डैमेज होते हैं तो मैं अभी आपको ये नीचे हमारे पास वो पैथोजेनेसिस ही आ रही है, तो मैं उसके अंदर दिखाऊंगा कि जब हमारे पास एंडोथीलियल सेल्स डैमेज होते हैं तो उनकी वजह से पेशेंट के अंदर जो प्लेक की फॉर्मेशन है ना वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है जी, तो ये हाइपरटेंशन आपने जरूर याद रखना है, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के अंदर भी एमआई का रिस्क इंक्रीज होता है। ठीक है, ये हमारे पास है मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर। देखो आप जिनको चेंज कर सकते हो, आप हाइपरटेंशन का पेशेंट आप उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दो। हमारे पास डिसलिपिडीमिया का पेशेंट आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, डायबिटीज मेलाइटिस को आप मॉडिफाई कर सकते हो, स्मोकिंग को आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, जिन चीजों को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर। वो कौन कौन से हो सकते हैं सर, सबसे पहले एज, एज इज द रिस्क फैक्टर फॉर एथेरोस्क्लेरोसिस, और अब आप एज को चेंज कर सकते हो नहीं सर। दूसरा जो रिस्क फैक्टर होता है वो है जेंडर, क्या आप जेंडर को चेंज कर सकते हो? देखें जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है ये मेल्स के अंदर ज्यादा होती है, तो आप जेंडर भी चेंज नहीं कर सकते, दैट इज अ नॉन मॉडिफाइएबल रिस्क फैक्टर। तीसरा होता है सर जेनेटिक कॉजेस, जेनेटिक कॉजेस कि कुछ लोगों के अंदर जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना, फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया, फेमिलियल काइलोमैक्रोनोमिया, ये वाली डिजीज होती हैं वो जेनेटिक चेंजेस की वजह से होती हैं, और इन चीजों को भी हम यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, बिकॉज ऑफ लेस एस्ट्रोजन प्रोडक्शन है। जी जी, जो मेल्स होते हैं मेल्स के अंदर एस्ट्रोजन की अमाउंट कम होती है, फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन की अमाउंट ठीक ठीक होती है, इस वजह से जो फीमेल्स होती है ना उनको हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है, मेल्स के अंदर जो हार्ट अटैक का रिस्क होता है ना वो ज्यादा होता है। और ज्यादातर आप देखते हो कि यार वाकई ही ये बात ठीक है कि हमें मेल्स के अंदर ही हार्ट अटैक नजर आता है। उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन ये होता है कि मेल्स के अंदर एस्ट्रोजन कम होती है, जो लेमिनार फ्लो होता है ना ब्लड का, मतलब ब्लड को सेंट्रलाइज करके मूवमेंट करवाना। देखें यहाँ पर अगर मैं ब्लड वेसल बनाऊं ना, अगर ये मेरे पास ब्लड वेसल है ना, और जो हमारा नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है ना उसको हम कहते हैं लेमिनार ब्लड फ्लो। लेमिनार ब्लड फ्लो ये जा रहा है स्पून से, ये सेंट्रलाइज होता है, और इस लेमिनार ब्लड फ्लो को मेंटेन करने में हेल्प कौन करता है सर, एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। अब फीमेल्स के अंदर तो एस्ट्रोजन होता है, तो जो ब्लड का वो लेमिनार फ्लो है ना वो मेंटेन रहता है, ब्लड आपका इन ब्लड वेसल्स के साथ नहीं टकराता या एंडोथेलियल को डैमेज नहीं करता। लेकिन जो आपके मेल्स होते हैं ना, मेल्स के अंदर एस्ट्रोजन कम होता है, तो ब्लड का ये जो लेमिनार फ्लो है ना, ये लेमिनार फ्लो हमारा अफेक्टेड होता है मेल के अंदर। तो लेमिनार फ्लो ऑफ ब्लड जब अफेक्टेड होगा, आपका जो ब्लड है ये क्या करेगा, ब्लड वेसल्स के साथ हिट करेगा, एंडोथेलियल लेयर डैमेज होगी एंड इट कैन लीड टुवर्ड्स द एथेरोस्क्लेरोसिस। देखिए लेकिन फीमेल्स के अंदर भी एक फैक्टर की वजह से जो हार्ट अटैक का रिस्क है ना वो इंक्रीज हो जाता है। वो फैक्टर कौन सा हो सकता है जी डॉक्टर साहब? मैंने कहा कि नॉर्मली तो जो हमारे मेल्स होते हैं मेल्स के अंदर हार्ट अटैक ज्यादा नजर आता है हमें, और उसका मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि एस्ट्रोजन कम होता है और फीमेल्स के अंदर एस्ट्रोजन ज्यादा होता है। लेकिन हमने कहा कि सर एक ऐसा रिस्क भी होता है, एक ऐसा रिस्क फैक्टर भी है जिसकी वजह से जो फीमेल्स है ना उनके अंदर भी हार्ट अटैक का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। बट वो कौन सा हो सकता है जिसकी वजह से फीमेल्स के अंदर भी हार्ट अटैक का रिस्क? रीनल आर्टरी कंप्रेशन नहीं डॉक्टर साहब, रीनल आर्टरी कंप्रेशन नहीं, ये हर फीमेल के अंदर होता है, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। अब रीनल आर्टरी कंप्रेशन रीनल आर्टरी कंप्रेशन भाई किसी ट्यूमर की वजह से होगी ना, तो वो ट्यूमर जब बनेगा, कैंसर बनेगा तो उसकी वजह से हो सकती है, हर फीमेल्स के अंदर तो नहीं ना होती हमारे पास। देखो जी जो सबसे बड़ा मेन रिस्क फैक्टर होता है वो है मीनोपॉज। क्या होता है सर? मीनोपॉज। जैसे फीमेल मेनोपॉज के अंदर जाती है एंड यू नो वेरी वेल, उसके अंदर एस्ट्रोजन की अमाउंट क्या हो जाती है सर? कम हो जाती है, डिक्रीज एस्ट्रोजन। और अगर आपको फीमेल्स के अंदर हार्ट अटैक नजर आ रहा है तो आप ज्यादातर देखोगे उनकी एज 50, 55 या 60 ईयर्स, ये वाला टाइम पीरियड आपको नजर आता है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन कम होता है। अब अगर फीमेल में भी एस्ट्रोजन कम है तो इसका लेमिनार फ्लो जो ब्लड का होगा वो डिस्टर्ब होगा एंड इट कैन लीड टुवर्ड्स द एथेरोस्क्लेरोसिस एंड हार्ट अटैक। ठीक है जी, so these are the रिस्क फैक्टर्स दैट कैन कॉज द एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट कुछ बातें कर लेते हैं सर सिम्टम्स की, कि सर एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से या ब्लड के अंदर प्लेक्स की फॉर्मेशन या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से पेशेंट के अंदर हमें क्या क्या सिम्टम्स नजर आ सकती हैं। देखिए जी अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पर ब्लड वेसल के अंदर क्या हो रही है सर, ब्लड वेसल्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ पर अगर प्लेक बनेगा
तो प्लेग के बनने की वजह से क्या होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी। और जब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो ब्लड नॉर्मली क्या करता है, यहाँ से इजीली मूव करता था, लेकिन ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अब ब्लड यहाँ से कम मूव करेगा। लेकिन अगर ये कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो फिर तो हमारे पास बिल्कुल भी ब्लड यहाँ से मूव नहीं करेगा। ठीक है जी। तो पहली सिम्टम जो हम यहाँ पर लिखते हैं सर, दैट इज द बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एथिरोमा, हमें उस पेशेंट के अंदर क्या नजर आता है सर, अस्कीमिया नजर आ सकता है। क्या नजर आ सकता है, अस्कीमिया ऑफ डिफरेंट बॉडी और पार्ट्स, अस्कीमिया ऑफ अफेक्टेड, वो कुछ देखें, वो डॉक्टर साहब जो एरिया इन्वॉल्व है ना फिर उससे रिलेटेड आ जाएगा। अगर कैरोटिड आर्टरीज में प्लैक बना है तो फिर आपके ब्रेन को नजर नहीं है, मतलब ब्लड नहीं मिलेगा। अगर हमारे पास करोनरी आर्टरी है तो फिर ब्लड हार्ट को नहीं मिलेगा। अगर हमारे पास एब्डोमिनल है या पोप्लीटियल है या कोई और है ब्लड वेसल है तो उससे ओरिएंटेड जो भी ऑर्गन होगा वो आपका अफेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर इस्कीमिया ऑफ अफेक्टेड ब्लड वेसल, ब्लड वेसल ऑर्गन और टिश्यू, कि जिस ऑर्गन या टिश्यू को ब्लड सप्लाई मिल रही थी ना, जब उसकी ब्लड वेसल्स के अंदर प्लैक बन जाएगा ना तो उसका स्कीमिया हो जाएगा, वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी। जब वहां पर एक लंबे अरसे तक ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो उसका क्या होगा सर, स्ट्रेस आएगी, सबसे पहले नेक्रोसिस होगी, और नेक्रोसिस की वजह से वहां पर सेल या टिश्यू की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है। अब अगर बात करते हैं जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सर एक एक चलें ब्लड वेसल्स को भी इसके साथ रिलेट करके बता दें, तो मैं यहाँ पर आपको रिलेट करके भी बता देता हूँ। लेट्स सपोज अगर आपके पास जो कैरोटिड आर्टरी है जो आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, कैरोटिड आर्टरी, अगर इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है बच्चों तो हमारे पास पेशेंट में क्या नजर आएगा, स्कीमिक स्ट्रोक, स्कीमिक स्ट्रोक। ये वैसे स्कीमिक स्ट्रोक होने के साथ साथ आपको मजे की बात बताऊं ना, तो जो कैरोटिड आर्टरी है ना, ये ऊपर जाके दो ब्रांचेस देती हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और उनमें से एक जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है ना, वो आपके जो फेस शेप, आपके फेस को भी ब्लड सप्लाई करती है। तो इसका मतलब है कि उसका फेस भी इफेक्ट हो सकता है, फेस के अंदर भी ब्लड सप्लाई कम जाएगी, वहां पर भी नेक्रोसिस हो सकती है। ठीक है। तो ये आपने कैरोटिड आर्टरी यहाँ पर लिख ली। नेक्स्ट सर, अगर पेशेंट के अंदर कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, कहां पर, कोरोनरी आर्टरी में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो सिंपल सी बात है पेशेंट के अंदर क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाए। ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज आपको पता है किसको हम कहते हैं, जिस आपका अंजाइना है, स्टेबल अंजाइना है, स्टेमी, नॉन स्टेमी, ये सारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर आती हैं। जो आपका एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता है उसके अंदर हमारे पास अनस्टेबल अंजाइना, स्टेमी, नॉन स्टेमी, वो तीन चीजें नजर आती हैं। अगर आपने लिखने हैं तो वो भी लिख लें। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम का क्योंकि वर्ड यूज किया जाता है काफी जगहों पर, एक्यूट, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम क्या होता है सर, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में तीन चीजें आपने याद रखनी, चूंकि सिंड्रोम है तो मल्टीपल सिम्टम्स होती हैं। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में सर सबसे पहले अनस्टेबल एंजाइना इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, दूसरे के बाद स्टेमी, स्टेमी एंड नॉन स्टेमी, एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफाक्शन एंड नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफाक्शन। ठीक है। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ये भी हमें उस पेशेंट के अंदर नजर आ सर ये सकता है। चारों एक ही पेशेंट में आएंगे या सिर्फ एक आएगा एक पेशेंट? मल्टीपल देखें, जैसे हमारे पास पेशेंट में अनस्टेबल एंजाइना है ना, तो अगर उसमें अनस्टेबल एंजाइना है तो हम कहेंगे सर एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम इस पेशेंट को हो सकता है, क्योंकि ये उसकी सब टाइप है। अब हम इसको एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम पता है एक्चुअली में क्यों कहते होते हैं, अनस्टेबल एंजाइना से पेशेंट को नॉन स्टेमी हो सकता है, नॉन स्टेमी की वजह से पेशेंट को स्टेमी हो सकता है। ये चीजें हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना से स्टेमी की तरफ जा सकती हैं, इसलिए हम इसका एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम इसको कंसीडर करते हैं। ये एक पेशेंट के अंदर देखो स्टेजेस है ना, देखो पहले सब अनस्टेबल एंजाइना है जिसके अंदर हमने कहा था कि सर हमारे पास जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो 90% से ज्यादा हो जाती है। फिर हमारे पास हमने कहा था कि 100% ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर 100% ऑब्स्ट्रक्शन है और अभी हमारे पास जो कार्डिक मार्कर्स हैं वो इंक्रीज नहीं हुए, हमारे पास एसटी एलिवेशन अभी नहीं आई, ईसीजी को चेंजेस नजर नहीं आ रही, तो उसको हम एन स्टेमी कंसीडर करते हैं। जब उसके बाद जब नेक्रोसिस हो जाती है सेल की, कार्डिक मार्कर्स आपको ब्लड सर्कुलेशन में मिलना शुरू हो जाते हैं, ईसीजी के ऊपर आपको एसटी एलिवेशन मिलना शुरू हो जाती है, फिर हम उसको कहते हैं दैट इज द स्टेमी। क्योंकि दीज आर ऑल रिलेटेड विद ईच अदर, तो इसलिए हम इसको एक्यूट क्रोनिक सिंड्रोम कंसीडर करते हैं। एक पेशेंट के अंदर ये तीनों स्टेजेस डेवलप हो सकती हैं और एक पेशेंट के अंदर एक भी डेवलप हो सकती है। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि उसकी डिजीज की कौन सी स्टेज चल रही है। नेक्स्ट आते हैं कि सर हमारे पास अगर लोअर लिम्स की ब्लड सप्लाई रुक जाए, जो हमारे पास लोअर लिम्ब, जिसके लिए मैं आर्टरी का नाम ही हम यहाँ पर लिख लेते हैं। लेट्स सपोज आपकी जो फिमोरल आर्टरी है
क्योंकि ये भी मीडियल ब्लड वेसल है, फीमोरल आर्टरी है। अगर फीमोरल आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है तो पेशेंट के अंदर कौन सी सिम्टम नजर आती है? चलिए आप मुझे बताएं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये क्लिनिकल वालों को तो बताया हुआ है। फीमोरल आर्टरी के अंदर लेट्स सपोज आपको ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो पेशेंट को कौन सी डिजीज होगी? इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। पेरिफेरल आर्टरी, क्योंकि आपकी पेरिफेरीज है ना, आपकी लिम्स वाला पेरिफेरल वाला एरिया, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज वाले पेशेंट में आपको क्या सिम्टम नजर आती है? सर इस पेशेंट के अंदर हमें सिम्टम नजर आती है क्लॉडिकेशन। क्लॉडिकेशन, क्लॉडिकेशन का क्या मतलब होता है सर? क्लॉडिकेशन का मतलब होता है लेग पेन ड्यूरिंग एक्सर्शन। यहाँ पर लिखो आप, लेग मतलब वो पेशेंट आपको कहेगा कि डॉक्टर साहब जब मैं चलता हूँ तो मेरी टांगों में दर्द होता है, लेकिन जब मैं रेस्ट करता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ। इसका मतलब भाईजान जब ये चलता है, इसकी लोअर लिम्स के जो मसल्स हैं उसकी ब्लड सप्लाई की डिमांड बढ़ती है, और इसके पास ऊपर चूंकि ऑब्स्ट्रक्शन है कोई 60-70%, वो जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो रही, इसलिए इसको पेन हो रहा है। तो क्लॉडिकेशन इज द लेग पेन ड्यूरिंग एक्सर्शन और ड्यूरिंग वॉकिंग। ड्यूरिंग लेग पेन ड्यूरिंग एक्सर्शन। सही हो गया जी, सही हो गया। आप डॉक्टर किस काम के, अगर आप फंक्शनल पेशेंट को पता ही ना करा सको कि पेशेंट फंक्शनल है, ये इसको वाकई कोई मसला है। तो क्लॉडिकेशन आपने याद रखनी है, लेग पेन ड्यूरिंग एक्सर्शन। और जैसे ये पेशेंट रेस्ट करता है, जैसे ये पेशेंट हमारे पास रेस्ट करता है तो रेस्ट से ये पेशेंट रेस्टिंग रिलीफ, रेस्टिंग की वजह से सिम्टम जो होती है वो इसकी ठीक हो जाती है, ठीक है। लेकिन इससे एक नेक्स्ट स्टेज आती है, अगर हमारे पास फीमोरल आर्टरी की 100% ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, 100% ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, क्योंकि ये तो हम अभी 60-70% ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहे थे ना, जिसमें पेशेंट को क्लॉडिकेशन वगैरह होती है, लेग पेन होती है वो ऑब्जर्शन के दौरान। एक हमारे पास कंडीशन है जिसमें 100% ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो फिर 100% वाले पेशेंट के अंदर होता है एक्यूट लेग अस्कीमिया। हम उस कंडीशन को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्यूट लेग अस्कीमिया। कि भाईजान इस पेशेंट की 100% ब्लड सप्लाई है ना जो रुक गई है, और एक्यूट लेग अस्कीमिया वाले पेशेंट के अंदर आपको जो लेग का लोअर पार्ट है वहां पर नेक्रोसिस नजर आना शुरू हो जाती है, ठीक है जी। तो ये कुछ वैसे ये क्लिनिकल का टॉपिक है, तो आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये जो PAD है इसमें से क्वेश्चन आता है। स्पाइरल वेन्स नजर नहीं आती भाईजान, स्पाइरल वेन्स आपको DVT के अंदर, या हमारे अगर वेन्स के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है ना तो उसकी वजह से आपकी वेन्स डायलेट होंगी, ये आर्टरी का मसला है। आर्टरी में ब्लड जाएगा तो ब्लड आपकी वेन के अंदर ब्लड आएगा ना, तो अगर आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो वेन के अंदर ब्लड कहां से आएगा, ठीक है डॉक्टर साहब। नेक्स्ट आते हैं सर, हमने सिम्टम्स को भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। वो सिम्टम हमारे पास डिपेंड करेंगे कि कौन सी ब्लड वेसल इन्वॉल्व हो रही है। हमने रिस्क फैक्टर्स को भी डिस्कस कर लिया है, लोकेशन को भी डिस्कस कर लिया, लेकिन सर अभी तक आप बता नहीं रहे कि जो प्लेक की फॉर्मेशन होती है असल में ये फॉर्मेशन कैसे होती है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेक। फॉर्मेशन, क्योंकि ये फॉर्मेशन ऑफ प्लेक में से यूएसएमएल के अंदर तो क्वेश्चन आता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेक, क्योंकि आपका जो यू वर्ल्ड है, यू वर्ल्ड के अंदर ही इस टॉपिक में से काफी ज्यादा एमसीक्यूज आए हुए हैं। तो मैं चार आपको स्टेजेस हैं, जो चार ही आपकी यू वर्ल्ड के एमसीक्यूज हैं वो इधर से कवर हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द प्लेक, ठीक है। सर सबसे पहले प्लेक बनने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं? रिक्वायर्ड उसके लिए है कि सर हमारे अगर लिपिड्स ज्यादा हो जाए, सबसे पहले तो ये सर हमारे पास लिपिड्स ज्यादा होने चाहिए। मैं भी बताता हूँ क्वेश्चन कैसे आ सकता है मैडम, मैं भी बताता हूँ। सबसे पहले तो सर हमारे पास जो लिपिड्स हैं वो लिपिड्स की अमाउंट इंक्रीज हो जाए, तो ये भी आपका रिस्क फैक्टर है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर हमारे पास जो एंडोथीलियल लेयर है वो डैमेज हो जाए, एंडोथीलियल जो लेयर है अगर वो एंडोथीलियल लेयर डैमेज होगी तो उसकी वजह से भी हमारे पास प्लेक की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तीसरे नंबर पर हमारे पास यहाँ पर काम होता है जो आपके ग्रोथ फैक्टर्स हैं। ये ग्रोथ फैक्टर्स जब ज्यादा रिलीज होते हैं तो उसकी वजह से जो प्लेक की फॉर्मेशन है ना वो इनहेंस हो जाती है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आप यहाँ पर याद रखनी है। पहली बात ये है कि आपके पास अगर लिपिड्स की अमाउंट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, दूसरे नंबर पर आपके पास एंडोथेलियल लेयर डैमेज होनी चाहिए, तीसरे नंबर पर हमारे पास ग्रोथ फैक्टर यहाँ से रिलीज होते हैं, और उनके रिलीज होने की वजह से जो प्लेक की फॉर्मेशन है ना ये और ज्यादा इनहेंस होती है। कैसे इनहेंस होती है ये मैं आपको अभी यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। इनको हम डिवाइड करते हैं फेजेस के अंदर, क्योंकि मैंने इनको ना 4 फेजेस के अंदर प्लेक की फॉर्मेशन को डिवाइड किया होता है। सबसे पहली जो फेज है दैट इज द एंडोथीलियर लेयर डैमेज। फर्स्ट फेज के अंदर क्या होना चाहिए? एंडोथीलियर लेयर डैमेज।
और मैडम जो आप अभी पूछ रहे थे ना कि सर क्वेश्चन कैसे आता है, तो ये जो मैंने पहली लाइन लिखी ना, एंडोथेलियल लेयर डैमेज, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारे पास प्लेक की फॉर्मेशन होती है वो उसका इनिशिएटिव कहाँ से होता है, कि वो लिपिड्स के अकेमुलेशन की वजह से होती है, या क्योंकि लिपिड्स के अकेमुलेशन की वजह से हम सोचते हैं कि सर प्लेक की फॉर्मेशन हो रही है, या वो कहते हैं कि रेड ब्लड सेल्स की अकेमुलेशन की वजह से हो रही है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। प्लेक की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास जो सबसे पहला काम जरूरी होना चाहिए वो आपकी एंडोथेलियल लेयर को डैमेज होना चाहिए। आपको बताता हूँ कि वो इसका डैमेज होना क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, व्हाई वी आर सो एम्फसाइजिंग ऑन दिस लाइन। देखिए जो जो आपकी ब्लड वेसल होती है, कितनी लेयर होती है ब्लड वेसल की सर? 3 लेयर होती है। सबसे पहले ट्यूनिका एंटीमा, ये है ट्यूनिका एंटीमा, ठीक है जी। ट्यूनिका एंटीमा के नीचे क्या होती है सर? ट्यूनिका मीडिया, तो ये मेरे पास है ट्यूनिका मीडिया लेयर। ये मैं ब्लड वेसल को ड्रा कर रहा हूँ, कोई भी आती है आप समझ लो। ये है ट्यूनिका मीडिया जो मस्कुलर लेयर होती है, ठीक है। और सबसे आखिरी वाली जो आपके पास कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, क्या हम उसे कहते हैं? ट्यूनिका एंटीमा मीडिया एडवेंटिशिया। जो तीसरी लेयर है डेट इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जिसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक। दूसरी बात जो आपने समझनी है वो ये है कि सर ये जो ट्यूनिका एंटीमा है ना, वैसे इसकी भी आगे 3 लेयर्स होती हैं। तो इस ट्यूनिका एंटीमा के नीचे ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, क्या सर ये नीचे जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन वाले एरिया में यहाँ पर हमारे पास पड़े होते हैं मैक्रोफेजेस। यहाँ पर क्या पड़े होते हैं? मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स पहले हमने याद करनी है, ट्यूनिका एंटीमा, और जितनी दफा मैंने वैसे रिवाइज कर दिए हैं आपको याद हो ही जानी, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ठीक है। अब हमने कहा कि सर सबसे पहले जो एंडोथेलियल लेयर है वो लेयर का डैमेज होना हमारे पास क्यों जरूरी होता है, ठीक है जी। देखो ये आपके पास है एंडोथेलियल लेयर, ये एक सेल है, 2 3 4, ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, ठीक है। इन एंडोथेलियल सेल्स के नीचे ये क्या पड़े हुए हैं? आपके ब्यूटीफुल मैक्रोफेजेस है, यहाँ पर पड़े होते हैं मैक्रोफेजेस। बड़े खतरनाक बंदे हैं ये मैक्रोफेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। हमारे पास पेशेंट हाइपरटेंसिव है, हाइपरटेंशन होने की वजह से ये जो उसकी एंडोथेलियल लेयर है ये क्या होगी सर? डैमेज होगी। जब एंडोथेलियल लेयर डैमेज होगी तो बच्चे मैंने आपको बताया ना कि इसके लिपिड्स इंक्रीज हैं, तो ये लिपिड्स जो उसके ब्लड सर्कुलेशन में लिपिड्स की अमाउंट इंक्रीज है, दीज लिपिड्स स्टार्टेड टू कम्स इनसाइड। तो वो जो लिपिड हमारी सर्कुलेशन में थे वो लिपिड्स अब आपके पास यहाँ पर, इसको मैं येलो कलर से ड्रा करता हूँ क्योंकि लिपिड्स आर येलो इन कलर। तो ये लिपिड्स अब आपके पास सेल की लेयर के अंदर आना शुरू हो गए यहाँ पर, ठीक है। जब ये हमारे पास लिपिड सेल के अंदर आते हैं बिकॉज ऑफ द डैमेज ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, तो मैक्रोफेजेस बड़े खुश होते हैं, दे आर वेरी हैप्पी, ओह माय गॉड देयर इज फूड, देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टेड। तो आपके फैट सेल्स क्या करते हैं? आपके जो मैक्रोफेजेस है मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, दीज ब्यूटीफुल मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस आपके इन फैट्स को क्या करते हैं सर? इनगल्फ करना शुरू कर देते हैं। तो ये मैक्रोफेज हुआ, ये मैक्रोफेज क्या करता है? इन फैट्स को इंगल्फ करता है, ये इंगल्फ करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर भी फैट, ये हमारे पास सेल है, ये भी क्या करेगा? इन फैट्स को, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, क्योंकि यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ मैक्रोफेजेस हैं, और वो तमाम मैक्रोफेजेस क्या करेंगे? इन फैट्स को इनगल्फ करना शुरू कर देते हैं। जब फैट्स को ये इंगल्फ कर लेते हैं तो बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। देखो जब ये फैट्स को इंगल्फ कर लेंगे तो अब हमने इसका नाम थोड़ा सा इंटरेस्टेड बना देना, क्योंकि पहले तो मैक्रोफेजेस थे, अब मैक्रोफेजेस के अंदर क्या आ चुके हैं सर? फैट्स भी आ चुके हैं, तो हम इनको फिर कहते हैं फॉर्म सेल्स। क्या कहेंगे सर? हम इनको कहते हैं फॉर्म सेल्स, ठीक है जी। फैट्स और लिपिड्स भाई सेम ही है, फैट्स और लिपिड्स की अमाउंट ही होती है ना वो ब्रदर। तो हमारे पास ये जब आपके मैक्रोफेजेस लिपिड्स को इंगल्फ कर लेंगे तो उसको हम फॉर्म सेल्स कहते हैं। जब ये फॉर्म सेल्स बन जाते हैं ना, जब आपके पास लिपिड सेल के अंदर चले जाते हैं, तो मैक्रोफेजेस क्या करता है? अभी असल मसला यहाँ पर स्टार्ट होता है। वो मसला क्या है कि आपके जो मैक्रोफेजेस है ना, क्योंकि आपको पता है इम्यूनोलॉजी के अंदर भी हमने पढ़ा हुआ कि मैक्रोफेजेस को आप जब भी तंग करते हो ना, दे स्टार्टेड टू रिलीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द साइटोकाइंस एंड दे स्टार्टेड टू रिलीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्रोथ फैक्टर। तो यहाँ पर ये 2 चीजें रिलीज करेंगे आपके मैक्रोफेजेस, एक तो ये साइटोकाइंस को रिलीज करेंगे, ठीक है, दूसरा ये रिलीज करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स को, ग्रोथ फैक्टर्स। अब कौन से ग्रोथ फैक्टर जी? जो मोस्ट कॉमनली हम ग्रोथ फैक्टर्स डिस्कस करते हैं, एवरीवन नो अबाउट इट, दीज आर द प्लेटलेट लाइक ग्रोथ फैक्टर एंड फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ लाइक फैक्टर।
हमारे पास FG फिब्रोब्लास्ट, ग्रोथ फैक्टर एंड लाइक प्लेटलेट लाइक ग्रोथ फैक्टर PDGF। ये जो दोनों ग्रोथ फैक्टर्स है ना, ये, और दूसरी तरफ देखो क्या रिलीज हुआ है सर, साइटोकाइंस। अब असल मसला जो स्टार्ट होना है वो यहाँ से स्टार्ट होना है कि आपकी एंडोथेलियल लेयर डैमेज हुई। मैं यहाँ पर अब एंडोथेलियल लेयर को ना और थोड़ा सा अच्छे ड्रॉ कर देता हूँ। ये एंडोथेलियल लेयर थी, ये तो ठीक है, ये हमारे पास डैमेज एंडोथेलियल लेयर थी। अब जो डैमेज वाला पार्ट है वहां पर आपके पास ये मैक्रोफेजिस पड़े हुए हैं, ये मैक्रोफेजिस सारे, ठीक है। और इन मैक्रोफेजिस ने क्या किया, वो सर लिपिड्स को इनगल्फ किया, और इनगल्फ करने के बाद क्या करते हैं सर, ये ग्रोथ फैक्टर और साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं। ग्रोथ फैक्टर और साइटोकाइंस, आपको पता है साइटोकाइंस रिलीज करने की वजह से क्या होगा सर, साइटोकाइंस को रिलीज करने की वजह से हमारे पास इन्फ्लामेटरी सेल्स इस एरिया के अंदर आएंगी। तो यहाँ पर कुछ इन्फ्लामेटरी सेल्स भी आकर डिपोजिट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, लाइक दीज सेल्स स्टार्टेड टू डिपोजिट हियर, ठीक है। ये था साइटोकाइंस का काम जो मैक्रोफेज ने रिलीज की। लेकिन जो सबसे खतरनाक ये काम करते हैं ना, ये आपके ग्रोथ फैक्टर्स काम करते हैं। वो ग्रोथ फैक्टर्स क्या करते हैं, जो आपकी नीचे ट्यूनिका मीडिया होती है ना, यहाँ पर कौन सी लेयर है, ट्यूनिका मीडिया। और ट्यूनिका मीडिया कौन सी लेयर है सर, मस्कुलर लेयर होती है। दीज ग्रोथ फैक्टर दे स्टिमुलेट द सेल्स ऑफ ट्यूनिका मीडिया। और जो ट्यूनिका मीडिया के सेल्स होते हैं वो फिर हमारे पास क्या हो जाते हैं सर, वो एक्टिवेट होके उनका साइज या उनका जो नंबर होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है नीचे से। देर इज प्रोग्रेशन ऑफ द ट्यूनिका मीडिया लेयर। जब ट्यूनिका मीडिया लेयर की प्रोग्रेशन होगी तो आप नोटिस करो, ये इसकी प्रोग्रेशन ऊपर की तरफ आ रही है, एक तो ये ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और दूसरे नंबर सर मैक्रोफेजिस भी इंक्रीज हो रहे हैं, दूसरे नंबर हमारे पास यहाँ पर फैट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये सारे यहाँ पर मिल्क मिला के क्या बना देते हैं सर, हमारे पास फैटी स्ट्रीक बना देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे सर, ये फैटी स्ट्रीक बन जाती है। तो फैटी स्ट्रीक के अंदर आपने दो चीजें याद रखनी है, एक तो सर यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स आ रहे हैं, दूसरे जो हमारे पास ट्यूनिका मीडियन है ये आगे की तरफ आ रही है, देखो ये ऊपर की तरफ आ रही है, ताकि मैं ब्लड वेसल को क्या कर दूं, ऊपर से ऑब्स्ट्रक्ट कर दूं जाकर। अब इसका अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर करके इसको एक्सप्लेन करूँ ना, तो एक्चुअली में इसकी फॉर्मेशन प्लेक की कैसे हुई है, तो आपने नोटिस करनी है थोड़ी सी चीज। ये ब्लड वेसल्स थी, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल लेयर है, ये डैमेज नहीं है। लेकिन जो हमारे पास डैमेज लेयर है, उस डैमेज लेयर के अंदर क्या है, देखो बच्चों, ये है हमारे पास लिपिड्स, जिनको नीचे से किसने पुश किया हुआ, आपकी ट्यूनिका मीडिया ने पुश करके उनको ऊपर वाली साइड की तरफ कर दिया, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर क्या हमारे पास सर, इन्फ्लामेटरी सेल्स भी हैं, तो ये इन्फ्लामेटरी सेल्स भी आ गए सर, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या थी सर, जो ट्यूनिका मीडिया लेयर थी वो भी हमारे पास प्रोग्रेस थी, वो भी हमारे पास ऊपर की तरफ आ जाती है, और ये इस प्लेक को क्या करती है, अबव साइड की तरफ पुश करती है। पुश करके ये हमारे पास, अगर आप नोटिस करो, देर इज अ सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्लेक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है जी। लेकिन अभी ये प्लेक की कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं हुई। जो पहला स्ट्रक्चर यहाँ पर बना है इसको हम कहते हैं फैटी स्ट्रीक। और फैटी स्ट्रीक के अंदर क्या क्या है, फैटी स्ट्रीक के अंदर जो हमारे पास ट्यूनिका मीडिया लेयर है उसकी प्रोग्रेशन है, और उसके अलावा हमारे पास जो फैटी फोम सेल्स हैं और जो इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं वो यहाँ पर आकर डिपोजिट हुए हैं। वो क्या हुए सर, यहाँ पर आकर अभी डिपोजिट हुए हैं। तो फैटी स्ट्रीक अभी अपने बढ़ी है, अभी हमारे पास प्लेक की फॉर्मेशन नहीं हुई। प्लेक की फॉर्मेशन कब होती है, जब आपके पास ये जो इसकी अपर लेयर होती है ना, इसके ऊपर फाइब्रस लेयर बनती है। फाइब्रस लेयर कैसे बनेगी, फाइब्रिन प्रोटीन से। यहाँ पर फाइब्रिन प्रोटीन डिपोजिट हो जाती है, और फाइब्रिन प्रोटीन के साथ साथ यहाँ पर आपके पास डिपोजिट होता है कैल्शियम। So there is the calcification and there is the fibrous layer formation. There is the accumulation of the fibrin protein on the fatty streak, and whenever there is accumulation of the calcium and fibrin protein above the fatty streaks, then it's called the plaque formation. ठीक है, तो हम यहाँ पर कहते हैं सर फैटी स्ट्रीक प्लस अगर इसके साथ फाइब्रस कैप बनेगा ऊपर, ये जैसे मैंने ऊपर कैप बनाया ना, फाइब्रिन प्रोटीन या डिपोजिट हो रही है ऊपर आके, फाइब्रस कैप और फैटी स्ट्रीक, ये दोनों चीज के कॉम्बिनेशन को फिर हम क्या कहते हैं सर, दैट इज कॉल्ड द प्लेक फॉर्मेशन। दैट इज द प्लेक फॉर्मेशन। क्या चेक किया, सिर्फ सिंपल लिपिड्स इन्वॉल्व हुए हैं, आपकी सेल्स इन्वॉल्व हुए हैं, आपकी मस्कुलर लेयर इन्वॉल्व हुई है, हमारे पास फाइब्रिन प्रोटीन इन्वॉल्व हुई है, और उसके ऊपर आके कैल्शियम की डिपोजिशन हुई है। अब ये जो प्लेक है ना बच्चे, ये दो टाइप का हो सकता है। लेकिन जब भी हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो हम कहते हैं यार यहाँ तो ये बड़ी मजबूत बिल्डिंग है, यहाँ ये हमारे पास ज्यादा मजबूत बिल्डिंग नहीं है, ये कमजोर बिल्डिंग है।
तो अगर ये हमारे पास वीक प्लैक है तो इसको हम कहेंगे अनस्टेबल प्लैक, अनस्टेबल प्लैक। बच्चों जो अनस्टेबल प्लैक होता है ना, जो हमारे पास अनस्टेबल प्लैक होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। दूसरा हमारे पास होता है स्टेबल प्लैक। मतलब स्टेबल जो प्लैक है ना ये इतनी जल्दी नहीं टूटता, लेकिन जो आपको अनस्टेबल प्लैक होता है ये जल्दी इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है। और जब अनस्टेबल प्लैक की ब्रेक डाउन होती है तो आपको पता है इट कैन लीड टुवर्ड्स द हार्ट अटैक, क्योंकि जब ऊपर से ये फाइब्रस लेयर डिपॉजिट होती है, आपके जो फोमी सेल्स प्लेटलेट्स के साथ दोबारा इनका इंटरेक्शन होता है ना, तो इनकी कंप्लीट क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है। प्लैक के ऊपर जब क्लॉट बनता है तो फिर हमारे पास 100% ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है। और वो कब होती है? जब आपकी प्लैक की ब्रेक डाउन या आपका प्लैक रप्चर करता है, ठीक है। तो दो टाइप के प्लैक होते हैं सर, एक हमारे पास अनस्टेबल प्लैक होता है और एक आपके पास स्टेबल प्लैक होता है। ये क्वेश्चन यूएसएमडी के अंदर पूछा गया था कि एक यंग पेशेंट है, 30 से 35 साल उसकी एज है, उस पेशेंट के अंदर सिम्टम्स नहीं आ रहे, मतलब लेट्स सपोज उसकी एब्डोमिनल अयोटा के अंदर प्लैक बना हुआ लेकिन उसको सिम्टम्स कोई भी नहीं है, या उसकी आई थिंक कोरोनरी आर्टरी का उन्होंने जिक्र किया था कि कोरोनरी आर्टरी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है लेकिन पेशेंट को सिम्टम नहीं आ रहे। उसको सिम्टम इसलिए नहीं आ रहे थे बच्चे क्योंकि उसके प्लैक की ना रप्चर नहीं हो रहा था। क्यों रप्चर नहीं हो रहा था? क्योंकि जो उसका प्लैक था वो स्टेबल प्लैक था। इवन दो जो बच्चों की ब्लड वेसल्स होती है ना, बच्चों की ब्लड वेसल्स के अंदर अगर कोई पूछे कि कौन से प्लैक ज्यादातर बनते हैं, आपने याद रखना है स्टेबल प्लैक्स। बच्चों की लेयर्स के अंदर, बच्चों की अगर बात की जाए तो उनके अंदर स्टेबल प्लैक्स होते हैं, इसलिए ज्यादातर इवन दो अब मेरी बॉडी के अंदर भी कोई ना कोई प्लैक बन सकता है या अभी मेरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा, लेकिन मुझे सिम्टम्स क्यों नहीं आ रही? क्योंकि सर वो मेरा स्टेबल प्लैक होगा, वो मेरा प्लैक टूट नहीं रहा। अगर वो टूटेगा इसके ऊपर क्लॉट बनता है, फिर क्लॉट की वजह से 100% ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है इन द रिस्पेक्टेड कोरोनरी, इन द रिस्पेक्टेड ब्लड वेसल, ठीक है। स्टेबल और अनस्टेबल ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। मोस्टली जो आपको एमआई नजर आता है ना, ये जब अनस्टेबल प्लैक टूटता है ना तो उसके ऊपर आके आपके पास यहाँ पर क्लॉट बनता है। इसके ऊपर आके क्या बनता है? प्लैक के टूटने के बाद जब उसके ऊपर बच्चों क्लॉट बनता है ना तो फिर 100% ऑब्स्ट्रक्शन होती है। अनस्टेबल एंजाइना इज मोर डेंजरस। अनस्टेबल एंजाइना इज देन मोर डेंजरस व्हेन देयर इज द ब्रेकडाउन ऑफ द प्लैक, क्योंकि अनस्टेबल एंजाइना के अंदर हमारे पास जो है ना वो क्लॉट की ब्रेकडाउन नहीं हो, मतलब क्लॉट की फॉर्मेशन वहां पर नहीं होती। अगर हम देखें स्टेबल एंजाइना के अंदर हम देखते हैं कि सर कोई 80% ऑब्स्ट्रक्शन होती है। अनस्टेबल जो एंजाइना है वहां पर हमारे पास कोई 90 या इवन तो कुछ बुक्स में उसको 100% भी लिखा हुआ है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वहां पर 100% ऑब्स्ट्रक्शन होती है, क्योंकि उस पेशेंट को मतलब कि कोई 90 to 95% ऑब्स्ट्रक्शन है। और जब वो ब्रेकडाउन उसकी होती है ना, जी जी अनस्टेबल, मैं समझ शायद आपने अनस्टेबल एंजाइना पहले से लिखा होगा, अनस्टेबल प्लैक हमारे पास ज्यादा डेंजरस है। अनस्टेबल देखो, अनस्टेबल ये इसकी ब्रेकडाउन होगी क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये तो किसी टाइम भी टूट सकता है। इसके ऊपर क्लॉट बनेगा, जब इसके ऊपर क्लॉट बनेगा तो यू कैन सी देर इज अ 100% ब्लड कंप्रोमाइज हो जाएगा, यहाँ पर 0% आपका ब्लड जाएगा, ठीक है। तो अनस्टेबल एंजाइना इज मोर डेंजरस। जो एल्डर पेशेंट्स के अंदर, जो डायबिटिक, देखो डायबिटीज मेलाइटिस वाले पेशेंट के अंदर हम क्यों कहते हैं कि सर उस पेशेंट में एमआई ज्यादा होता है, उसका रीजन ये होता है कि जो ग्लाइसीमिया, जो ग्लूकोज होती है ना, ग्लूकोज इसका ये जो फाइब्रस कैप होता है ना, ये फाइब्रस कैप को ग्लूकोज आपके वीक करती है। जब फाइब्रस कैप आपका वीक होता है तो देर इज अ मोर चांसेस ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द प्लैक, एंड इफ देर इज अ मोर चांसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ प्लैक इट कैन लीड टुवर्ड्स द क्लॉट फॉर्मेशन ऑन इट, एंड इट कैन कॉज 100% ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये सारी चीजें अभी हमने आहिस्ता आहिस्ता अब्जॉर्व करनी, इंशाल्लाह ये सारी बातें आपको समझ आती जाएंगी साथ साथ। तो ये था हमारे पास प्लैक की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे होती है जी। पहले एंडोथेलियल लेयर डैमेज होनी चाहिए, यू वर्ड का एक एमसीक्यू सॉल्व। उसके बाद हमारे पास वहां पर क्या होता है, लिपिड्स मैक्रोफेजेस को पकड़ते हैं। मैक्रोफेजेस जब उनको पकड़ते हैं तो मैक्रोफेजेस हमारे पास जब भी स्टिमुलेट होते हैं, जब वो कोई चीज पकड़ते हैं तो वो कहते हैं कि वही हमारे पास कोई स्पेशल चीज है, वो मैसेज देते हैं, साइटोकाइन्स को रिलीज करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करते हैं। साइटोकाइन्स को रिलीज करके वहां पर मजीद इंफ्लामेटरी या मजीद मैक्रोफेजेस को वहां पर बुला लेते हैं, और ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करके जो नीचे ट्यूनिका मीडिया होती है उसको प्रोलाइफरेट कर लेते हैं। उसकी प्रोलाइफरेशन की वजह से और मजीद मैक्रोफेजिस सेल्स की वहां पर डिपोजिशन की वजह से हमारे पास क्या होता है सर, एक फैटी स्ट्रीक बन जाती है। फैटी स्ट्रीक क्योंकि उसके अंदर ज्यादा फैट्स हैं जो मैक्रोफेजिस में पकड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ दैट आर कॉल्ड द फोम सेल्स, ठीक है। फैट्स फोम सेल्स हैं, ट्यूनिका मीडिया की प्रोग्रेशन है, और वो हमारे पास क्या बना देते हैं सर, प्लैक की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने कहा कि सर इसके ऊपर जो छत बन जाती है ना, जो इसकी रूफ बन जाती है, वो होती है हमारे पास फाइब्रिन प्रोटीन। अब ये फाइब्रिन प्रोटीन अगर ज्यादा डिपॉजिट है और उसके ऊपर उसकी कैल्सिफिकेशन भी हो जाएगी, इसका मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लैक है जिसको हमने कहा स्टेबल प्लैक है। अगर वो फाइब्रस कैप वीक है, उसके ऊपर इतनी कैल्सिफिकेशन भी है, तो हमारे पास अनस्टेबल प्लैक है, उसकी ब्रेकडाउन हो सकती है, और अनस्टेबल प्लैक की ब्रेकडाउन की वजह से हमारे पास पेशेंट के अंदर एमआई या स्कीमिक स्ट्रोक की सिम्टम्स आपको मिलती हैं, ठीक है जी। ये बातें आपने क्या रखनी है यहाँ पर, याद रखनी है।
अब बच्चों इसकी वो कहते हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, मैंने वैसे सिम्टम्स के अंदर कॉम्प्लिकेशन भी बता दी थी, लेकिन चलिए हम यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन को और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन क्या होती है बच्चों, जब आपके पास प्लेग की फॉर्मेशन होती है ना, तो प्लेग की फॉर्मेशन की वजह से ब्लड वेसल्स वीक होती हैं। प्लेग की फॉर्मेशन की वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है ना वो वीक होती हैं, इसलिए इन लोगों के अंदर आयोटिक डायसेक्शन का रिस्क इंक्रीज होता है। किसका? आयोटिक डायसेक्शन। जिन लोगों के अंदर प्लेक्स बनते हैं उन लोगों के अंदर आयोटिक डायसेक्शन का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। दूसरे नंबर पर सर आयोटिक एनोरिज्म, क्योंकि ब्लड वेसल अगर वीक होगी तो उसका एनोरेट करना ज्यादा आसान हो जाता है, तो डेट इज कॉल्ड आयोटिक एनोरिज्म। ठीक है। और दूसरा प्लेग की कॉम्प्लिकेशन क्या है सर? इंफार्क्शन। 100% जब प्लेग की फॉर्मेशन से इंफार्क्शन हो जाएगी, ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी, तो उसको हम इंफार्क्शन कहते हैं। जी जी। एनोरिज्म डिफरेंट टाइप्स की एनोरिज्म्स होती हैं, ये भी हमारा पूरा टॉपिक है। बैरी एनोरिज्म है या हमारे पास दूसरी एनोरिज्म है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स। द सेकुलर एनोरिज्म है, बैरी एनोरिज्म है, ब्लड हाइपरटेंशन की वजह से एनोरिज्म है, जेनेटिक एनोरिज्म है, अक्वायर्ड एनोरिज्म है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एनोरिज्म, वी विल डिस्कस, डोंट वरी अबाउट इट। तो लेकिन यहाँ पर जो आयोटिक एनोरिज्म है उसका रिस्क क्या होता है हमारे पास है? इंक्रीज होता है। ठीक है जी। आयोटिक डायसेक्शन हो गया, आयोटिक एनोरिज्म हो गया और इन्फार्क्शन, इन सब का चीजों का रिस्क हमारे पास इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्लेग फॉर्मेशन। सो डेट्स ऑल अबाउट द, छोटा सा हमारा टॉपिक था, कोई आज हमारे पास ज्यादा बातें डिस्कस करने के लिए नहीं थी, लेकिन ये छोटा है, लेकिन कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा दिमाग का है, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था, क्योंकि क्लिनिकली अगर देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो है वैसे इजी है, थ्योरेटिकली कोई ज्यादा टफ नहीं था। तो जो जो चीजें आपने, इसकी जो पैथोजेनेसिस है ना, इसको जरूर याद रखना है। ये पैथोजेनेसिस एमसीक्यूज आते हैं और वो कितनी टफ नहीं थी। एंडोथेलियल को आपने डैमेज करना है, लिपिड्स को अंदर ले जाना है, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करना है, और एक्टिवेट करने के बाद आपने पहले फैटी स्ट्रीक बनानी है और उसके ऊपर आपने कैप बना के फिर प्लैक बनाना है। अगर कोई बंदा प्लैक पूछता है तो आपने कहना है प्लैक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फैटी स्ट्रीक एंड द फाइब्रस प्लैक। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। बाकी इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारा टाइम हो चुका है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन